साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। यानी कि जो 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन होता है वो मैंने पार कर लिया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इतना सपोर्ट दिखाया, आपने इतना प्यार दिखाया और मुझे इतना सपोर्ट किया। तो जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मैं बस एक बेस्ट कंटेंट देना चाहता था, जो एग्जाम स्पेसिफिक हो, वो सब देना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे आप लोग जुड़ते गए, आपका सपोर्ट आता गया, मुझे लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ बेस्ट और करना चाहिए, और वो बस उसी को मैं करते करते आज इस माइलस्टोन पे पहुंचा हूँ। तो अब मेरी और ज़्यादा जिम्मेदारी जाती है कि आपके लिए जो कंटेंट हो और ज़्यादा रिफाइनिंग हो, और ज़्यादा अच्छा हो, और बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफाइड हो। तो फ्रेंड्स, इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने वैल्यूबल फीडबैक भी आप मुझे दिया कीजिए कि क्या कुछ होना चाहिए वीडियो में और क्या कुछ नहीं होना चाहिए, ये भी मुझे बताओ। या क्या कुछ रह गया है वो जरूर बताओ। उन्हीं से मुझे नए वीडियोस के लिए आइडिया मिलते हैं, कंटेंट को इम्प्रूव करने के आइडिया मिलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपके लिए हूँ और आप हमारे लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा, और बहुत जल्द हम और भी कुछ नई चीज़ें लेके आने वाले हैं आपके लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एलटी ग्रेड एग्जाम का जो ये चैप्टर हमने कराया था स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन को और कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन में से 20 मैंने करा दिए हैं, और कुछ और क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो नंबर 6 होने वाला है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और प्रैक्टिस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है, यदि बंध की सामर्थ्य बढ़ती है या समानित द्रव्यमान घटता है तो कंपन की आवृत्ति का मान क्या होगा। फ्रेंड्स, जो बंध की आवृत्ति मतलब सामर्थ्य है, उसके अकॉर्डिंग कंपन की जो आवृत्ति है उसका क्या रिलेशन है, ये पिछली वीडियो में क्वेश्चन आया था, वो उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और बताया था मैंने कि जो आवृत्ति होती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी बंध सामर्थ्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, अनुपातिक होती है, समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा आवृत्ति होगी। तो ये आपको पता लग गया। अब इन्होंने कहा कि बंध की सामर्थ्य बढ़ती है, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, आवृत्ति बढ़ेगी। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? ए, कि ये इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि समानित द्रव्यमान घटता है। देखो, समानित द्रव्यमान अगर घट रहा है, दैट इज म्यू अगर घट रहा है, ठीक है, तो इसके फॉर्मूले पे आ जाओ आप। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2πc √k/म्यू, यही तो होता है। और ये म्यू किसको डिपेंड करता है? समानित द्रव्यमान को। अब ये अगर घट रहा है तो ऑब्वियसली फ्रिक्वेंसी फिर से बढ़ेगी। तो कुल मिला के इसमें फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ती ही है, ठीक है। तो मैंने केवल बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस पे भी आपको बता दिया, और समानित द्रव्यमान के बेस पे भी आपको बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में कही थी, जब भी हम टीजीटी एलटी ग्रेड का जो मेरा टोटल अगर निचोड़ में निकाल के लेके आऊं, तो मेरा निचोड़ यही रहता है कि जब कोई फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले में जितनी भी चीजें होती हैं उनके बीच आपस का क्या रिलेशन है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे किसी भी तरह का कोई कंसेप्ट हो। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 है, फिंगरप्रिंट क्षेत्र का अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, फिंगरप्रिंट क्षेत्र का अवशोषण बताना है कि 2000 सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है, 1500 सेंटीमीटर से कम के क्षेत्र में होता है, 3500 से लेके 3700 सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है, या 2900 सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है। तो फिंगरप्रिंट रीजन आपको बताना है। दैट इनटू द 2000 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन में होता है, इन द रीजन बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, या इन द रीजन ऑफ 3500 टू 3700 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन, और इन द 2900 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन किस में होता है। तो फ्रेंड्स, जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो एक ऐसा रीजन होता है जिसमें हर एक सबस्टेंस पर्टिकुलर ग्राफ देता है, पर्टिकुलर बैंड दिखाता है, एब्जॉर्प्शन बैंड अलग अलग दिखाता है। तो फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है वो 1500 सेंटीमीटर से कम का होता है, और ये 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एल्डिहाइड तथा कीटोन का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा संक्रमण सबसे अधिक प्रयुक्त है? टू डिटेक्ट द एल्डिहाइड एंड द कीटोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इज द मोस्ट। फ्रेंड देखो, जब भी आप ट्रांजिशन की बात करेंगे, जब भी आप ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो समझ जाना आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हो। और अगर आप वेव नंबर की बात कर रहे हो, वेव नंबर की वैल्यू की बात करोगे, अगर आप वेव नंबर की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स होती है, क्योंकि वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होती है, इसलिए
ठीक है। अगर वेव नंबर की बात करें तो आप समझ जाना कि आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इट मीन्स ये किससे रिलेटेड है, यूवी से। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होता है, किसके कारण उसमें वेवलेंथ कब बढ़ती है कब घटती है, सारा समझा चुका हूँ। ओके, अब बात करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए जो ये क्वेश्चन आया है, ये हमें क्या पूछा और क्या हम इसका बता सकते हैं आंसर। सो ये कहना है टू डिटेक्ट द एल्डिहाइड एंड कीटोन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज मोस्ट यूज। अब एल्डिहाइड और कीटोन में एक फंक्शनल ग्रुप सेम है, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये हमारा इसमें दोनों में सेम होता है, एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी, ठीक है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप में एक खास बात होती है कि ये दो तरह के ट्रांजिशन दिखाता है, दो तरह के ट्रांजिशन दिखाता है। एक तो पाई बॉन्ड के कारण, कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के कारण, दैट विल बी पाई टू पाई स्टार, यानी कि पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई स्टार, दैट इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तक, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तक का ट्रांजिशन दिखाता है। एक और दिखाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं, उन लॉन पेयर के कारण ये एक और ट्रांजिशन दिखाते हैं, दैट इज एन टू पाई स्टार। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन पेयर को। तो दो तरह के ट्रांजिशन दिखाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में इनमें से सबसे ज्यादा पहचान कौन करा सकता है कि एक कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन है। तो फ्रेंड्स सुनना, डबल बॉन्ड तो मान लो मैंने कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखा दिया, इसमें भी आएगा पाई टू पाई स्टार, समझो, ठीक है। अगर मैं उसमें बात करूं किसी और कंपाउंड में, जैसे लाइक हमारे पास डाइब्यूटीन आ जाए, ठीक है, इसमें भी आएगा। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि एन टू पाई स्टार का ट्रांजिशन ये दिखाता है, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कौन सा दिखाते हैं, एन टू पाई स्टार का ट्रांजिशन भी दिखाते हैं। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार दोनों संक्रमण प्रदर्शित करने वाला क्रोमोफोर क्या है। क्रोमोफोर कौन से होते थे, जो कलर्स देते थे, जो कलर देते थे। और कलर किसके कारण आता था, पाई टू पाई स्टार के कारण, ठीक है। तो इसमें से कह रहे हैं दोनों प्रदर्शित करने वाला इनमें से कौन सा है। एक तो आपको पता लग गया होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल सही, कार्बोनिल आ रहा होगा, दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन आ रहा है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन का इसमें नाम नहीं दिया। तो कौन सा हो सकता है, दैट इज नाइट्राइल, एथिलीन, एसिटिलीन या फिर संयुग्मी डाइन। तो इसमें हो सकता है नाइट्राइल। कौन सा हो सकता है, नाइट्राइल। तो नाइट्राइल में क्या होता है, आप ये देख सकते हो कि इसमें पाई बॉन्ड है, तो पाई स्टार का ट्रांजिशन भी होगा। और क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होते हैं, जो लॉन पेयर सी के साथ कॉन्जुगेशन में लेके रखता है, तो इसलिए एन टू पाई स्टार का भी इसमें ट्रांजिशन होता है। सो ए विल बी द फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज नाइट्राइल। तो नाइट्राइल में भी पाई टू पाई स्टार भी होता है, एन टू पाई स्टार भी होता है। और कार्बोनिल में भी दोनों होते हैं, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार, याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। अवरक्त स्पेक्ट्रम में अंगुली छाप क्षेत्र, दैट इज फिंगरप्रिंट रीजन, कहां से कहां तक होता है। इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम द फिंगरप्रिंट रीजन लाइज इन द रेंज ऑफ, लाइज इन द रेंज ऑफ, इन द रेंज मतलब इसके बीच में होता है, ठीक है। इसके बीच का क्षेत्र क्या होता है, तो 900 से 1300, 1540 से 1850, 1300 से लेके 1600, 900 650 से लेके 900। तो बेस्ट जो स्पेक्ट्रम होगा वो होगा ए वाला, दैट इज 900 से 1300, ठीक है फ्रेंड्स, 900 से 1300। और मेरे ख्याल से जो लास्ट का ऑप्शन आ रहा है ये 1650 से लेके 900 तक होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये होना चाहिए, अदरवाइज ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा जो मेन रीजन होता है फिंगरप्रिंट रीजन, वो क्या होता है, 1500 से लेके कितना होता है, 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक का ये रीजन होता है, ठीक है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके बीच में लाई करता है 1300 से लेके 900 तक का सेंटीमीटर इनवर्स का रीजन। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। अधोलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में कौन सा विकिरण नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होता है। ये कहना है इन द नॉन आयनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच टाइप इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्रेंड देखो, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। मैंने बताया था 3 तरह की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एक तो यूवी, एक IR और तीसरी होती है NMR, दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके, 3 तरीके होती है, लेकिन 3 में से यूवी हमारे सिलेबस में थी, IR हमारे सिलेबस में थी, NMR हमारे सिलेबस में नहीं है। NMR हमारे सिलेबस में नहीं है, बट बेसिक मैंने कराया था, मैंने इसका बेसिक आपको बताया था कि NMR कब होती है, क्यों होती है, कौन सी रेडिएशन से होती है और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये मैंने आपको कराया था। तो इसमें बस यही पूछा है कि NMR में कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि सारा का सारा खेल रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने का ही तो है। यूवी दैट इज अल्ट्रावायलेट विजिबल में होती है, अल्ट्रावायलेट रेज और विजिबल वाली।
IR में IR वाली होती हैं, NMR में कौन सी होती है? तो NMR में क्योंकि रेडिएशन का नाम नहीं है ना, इसलिए पूछा गया है। तो NMR में कौन सी होती है? NMR में होते हैं रेडियो वेव्स। कौन सी होती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स। तो NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें कौन सी वेव का एब्जॉर्प्शन होता है? दैट इज रेडियो वेव्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में न्यूनतम आवृत्ति वाली तरंगें हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों का नाम बताना है। सबसे कम, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? फ्रेंड्स देखो, फ्रीक्वेंसी की बात करें और अगर आप वेवलेंथ की बात करें तो दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, अगर लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो हाईएस्ट वेवलेंथ होगी। ठीक है, क्या होगी? हाईएस्ट वेवलेंथ, ये आपको ध्यान रखना है। तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या ऑर्डर होता है, मैं आपको सारी रेस का बता देता हूँ स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। सबसे पहले जो हमारी आती है वो आती है कॉस्मिक रेस से शुरू करेंगे। ठीक है, कॉस्मिक रेज या फिर इन्हें गामा रेज भी कहते हैं। कॉस्मिक रेज या फिर गामा रेज भी कहते हैं। गामा रेज के बाद जो हमारी अगली आती है वो आती है एक्स रेज। एक्स रेज के बाद जो हमारी आती है वो आती है हमारी कौन सी? यूवी रेज। यूवी के बाद आती है विजिबल रेंज जो हम देख सकते हैं। ठीक है, और विजिबल रेज के बाद आती है IR, दैट इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की जो बात आती है वो आती है माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद जो हमारी आती है वो आती है रेडियो वेव। ओके, ये आपकी है। अब ये किस ऑर्डर में हम लिख सकते हैं? ये जो मैंने लिखी इसमें आप ये ऑर्डर जो होता है वो होता है कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स तक वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, यानी इधर जाते हुए रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, कॉस्मिक रेस की फ्रीक्वेंसी, गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ओके, तो ये जो ऑर्डर है, ठीक है, जो रेडियो वेव्स है उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, लगभग मीटर की रेंज में होती है, 1 किलोमीटर की भी वेवलेंथ हो जाती है। ओके, और कॉस्मिक रेस की जो वेवलेंथ होती है बहुत ही कम होती है, नैनोमीटर से भी कम, एंगस्ट्रॉम तक। ठीक, तो इसमें कौन सी पूछिए? लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? जिसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होगी। ठीक है, दैट इज रेडियो वेव्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लोवेस्ट होती है, और अगर मैं बात करूँ कॉस्मिक रेस के लिए फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। अपोजिट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ, वेवलेंथ के लिए रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो हाईएस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है, और अगर कॉस्मिक रेस की बात करें तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया? इसमें आंसर आ गया लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए, दैट इज रेडियो वेव। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो रेडियो वेव्स की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ऑर्डर याद रख लीजिएगा, ये आप 2-4 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। न्यूनतम ऊर्जा वाला संक्रमण है, लीस्ट एनर्जी वाला ट्रांजिशन हमें बताना है। तो लीस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के लिए मैं आपको सारे के सारे ऑर्बिटल्स बता देता हूँ, अपने आप देख लीजिएगा सबसे कम एनर्जी किस में लगती है। सबसे नीचे से शुरू करते हैं तो सिग्मा आता है, सिग्मा के बाद पाई, उसके बाद एन इलेक्ट्रॉन अगर किसी में प्रेजेंट है, दैट इज लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद आते हैं एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में पहले लो एनर्जी में आता है पाई स्टार, और उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी में आता है सिग्मा स्टार। ठीक, तो जितना ज्यादा गैप वाला होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितना ज्यादा गैप वाला होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो आप ये देख लो सबसे कम एनर्जी किस में लग रही है? दैट इज N2 पाई स्टार में लग रही है। सबसे कम एनर्जी वाला गैप ये है, और इसी में एनर्जी जो होगी वो सबसे कम लगेगी, लोवेस्ट एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा। सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन्स होगा एन वाले से पाई स्टार में भाग जाएगा। ठीक है, क्लियर? सो सबसे कम एनर्जी किस में लगती है वही पूछा था, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। एंड सॉरी, सेकंड नो 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 नो, एक मिनट, ये मैंने इसमें होगा फोर्थ आंसर, दैट इज N2 पाई स्टार। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 13 ब्यूटिडीन उच्च तरंग दैर्ध्य 217 नैनोमीटर पर अवशोषण करता है एथिलीन 165 नैनोमीटर की तुलना में, क्योंकि इसमें क्या होता है? कार्बन की संख्या अधिक है, संयुग्मी बंध है, H संबंध उपस्थित है, यह अनुपयुक्त है। फ्रेंड देखो, एथिलीन और 13 ब्यूटाडाइन में जो ये वेवलेंथ वाला केस था या एनर्जी वाला केस था वो मैं आपको समझा चुका हूँ पूरी अच्छी तरीके से, जिसमें मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराया था। एथिलीन का भी समझाया था, ब्यूटाडीन का भी समझाया था, और जो हेक्साडीन है, हेक्साट्राइन है, वो भी समझाया था। ठीक, तो इसमें देखो एथिलीन में क्या होता है, एक्चुअली एथिलीन में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड। तो इसमें 2 ही पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो यहां से लेके यहां तक के ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा ब्यूटाडीन है उसमें डबल कॉन्जुगेशन सिस्टम है, दैट इज 1 2 3 4। तो इसमें 2 तो पाई बॉन्ड है, 1 and 2, और 2 ही एंटी पाई ऑर्बिटल बॉन्डिंग बनेगी ये।
ठीक है, एंटी पाई ऑर्बिटल बनेंगे। तो अब ये देखो कि इसमें ट्रांजिशन जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी का हो रहा है, इसमें जो एनर्जी लग रही है वो बहुत ही ज़्यादा लग रही है। अब एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी कम। इस वाले में देखो बस इतनी एनर्जी लग रही है ट्रांजिशन के लिए, इसमें एनर्जी जो लग रही है वो कम लग रही है। अब अगर एनर्जी कम लग रही है तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी की रेसिप्रोकल होती है। तो ऑब्वियसली ब्यूटाडाइन में डबल बॉन्ड के कारण, ज़्यादा कॉन्जुगेशन के कारण जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है। और अगर ये क्वेश्चन एनर्जी के बेस पर होती तो वेव एनर्जी कम एब्जॉर्ब करता। ठीक है, तो वेवलेंथ इसलिए ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है क्योंकि एनर्जी कम एब्जॉर्ब कर रहा है। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, संयुग्मी बंध। तो अगर इसमें ट्राइन वाला आ जाए तब भी आप ये चीज़ क्लियर रखिएगा कि ट्राइन में भी संयुग्मी बंध के कारण ही ऐसा होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्न में से कौन सा यौगिक N2 पाई स्टार N से लेके पाई स्टार तक का संक्रमण दर्शा सकता है? तो N2 पाई स्टार किसमें होता है, जिसमें लोन पेयर हो सकते हैं, और वो कौन सा है सबसे बेस्ट, कार्बोनिल अगर है या फिर आपके पास नाइट्राइल अगर है तो फर्स्ट वाले में देखता हूँ सिर्फ पाई बॉन्ड है, इसमें नहीं होगा। CH2Cl इसमें नहीं होगा, ठीक है। CH3CO CH3 यस इसमें है, CH3CO CH3 ये जो है हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन है, और इसमें हमारा हो सकता है पाई टू पाई स्टार भी, और जो इन्होंने मांगा है दैट इज N2 पाई स्टार भी। ठीक है, सो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एसीटोन में हो सकता है, अल्कोहल में नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया, समझ गए ना, मतलब जो चीज़ें हैं वो सब में है, क्लियर है। अगर आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया तो आप सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर लोगे, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। निम्न में से कौन सा IR निष्क्रिय है? IR निष्क्रिय कौन सा होता है फ्रेंड्स? IR इनएक्टिव कंपाउंड्स, IR एक्टिव कंपाउंड्स बता चुका हूँ। देखो IR में क्या होता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल, मैं इसमें बता देता हूँ शॉर्ट में, जब भी कोई मॉलिक्यूल IR रेस का, IR रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है तो उसमें वाइब्रेशन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? वाइब्रेशन। एंड दिस वाइब्रेशन कॉज चेंज इन द डाइपोल मोमेंट, कॉज चेंज इन डाइपोल मोमेंट, उसके डाइपोल मोमेंट में चेंज हो जाता है। ये मैं बता भी चुका हूँ भाई। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एटम जो होते हैं सेंट्रल एटम से दूर पास इस तरह की चीजें होने लगती है, वाइब्रेशन पूरा समझा चुका हूँ। तो कुल मिला के जब वो दूर पास जाएंगे तो ओब्वियसली डाइपोल मोमेंट में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम ज़्यादा होगी, एक चीज़ दूर जा रही है पॉजिटिव वाली, एक चीज़ पास आ रही है, तो डाइपोल मोमेंट चेंज होगा। तो वाइब्रेशन के कारण क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, उसमें मोशन क्रिएट होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें होती है किसके कारण? IR एब्जॉर्प्शन के कारण। अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ये सारी कहानी नहीं हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? IR इनएक्टिव, जिसमें ये सब नहीं हो रहा है, जिसमें ये सब नहीं हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? IR इनएक्टिव। अब IR इनएक्टिव जनरली कब होगा? जब किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस ही ना बने, जब बिल्कुल होमोन्यूक्लियर हो, दोनों एटम दोनों सेम टाइप के हों। जब दोनों सेम टाइप के होंगे तो कौन सा दूर भागेगा, कौन सा पास आएगा, किसका डायपोल मोमेंट कहीं चेंज हो जाएगा, तो सेम वालों में समझ लो IR इनएक्टिव होते हैं। जैसे कि हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे डाइएटॉमिक होते हैं, सेम वाले डाइएटॉमिक जिसमें दोनों एटम सेम होते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो गया इसमें? थर्ड, O2 इज द क्लियर आंसर। समझ गए ना भाई? NH3 है, लोन पेयर भी है, हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है। ठीक है, दैट्स वाई इसमें IR एक्टिव होगा। ठीक है, CHCl3 की बात करें तो ये भी एक्टिव होगा, HCl की बात करें तो ये भी एक्टिव होगा। ठीक है, केवल O2 जो होगा वो इनएक्टिव होगा क्योंकि इसके डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं आता, इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, दैट्स वाई। ठीक, तो 31 का कौन सा आंसर हुआ? 3, दैट इज O2। O2 के अलावा H2 और N2 भी, H2 एंड N2 भी हमारे IR इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें भी डायपोल मोमेंट 0 होता है, उसके लिए वो चेंज नहीं होता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। H2 अणु में मूल विधा कंपन की संख्या है। दे आर सेइंग दैट द नंबर ऑफ फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन द H2O मॉलिक्यूल इज। फ्रेंड्स, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पूछ लिया जाए या आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ ली जाए, बात एक ही है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले तो डिपेंड करता है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कैसा है। तो अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O में अगर मैं मॉलिक्यूल की शेप की बात करूं तो ये एक बेंट मॉलिक्यूल है। कैसा बेंट मॉलिक्यूल है? तो मैं इसे कह सकता हूं इट इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। कैसा होता है? नॉन लीनियर। शेप है इसकी बेंट, तो नॉन लीनियर है। अब नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3n-6, लीनियर के लिए 3n-5 होता है,
लीनियर के लिए 3n-5 होता है, फिर से बता दूं, और नॉन लीनियर के लिए होता है 3n-6। तो n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। n बराबर 3 है, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स। कितने एटम्स इसमें है? ठीक है, तो 3 है, तो 3 इंटू 3-6, दैट इज 9-6 विल बी 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इज सेम। तो कितना आंसर आ गया इसका? ए, दैट इज 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मूल विधा कंपन की संख्या कितनी होगी इसमें? 3 हो गई। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल सिलेक्शन रूल फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी IR एक्टिव? अब इसमें देखो यही चीज अभी इनएक्टिव के लिए आई थी, अब एक्टिव के लिए आ गई। एक्टिव के लिए बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा मूलभूत रूल है, मतलब मेन रूल है बिल्कुल, कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होगा वो IR एक्टिव होगा। उसके लिए क्या कंडीशन है? द मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट, कि मॉलिक्यूल में एक डायपोल मोमेंट होना ही होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ चेंज इन द डायपोल मोमेंट ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन के दौरान द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन आना चाहिए। द मॉलिक्यूल मस्ट बी हैव द सेंटर ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल में एक सममिति का केंद्र होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ चेंज इन द पोलराइजेबिलिटी ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन के दौरान पोलराइजिटी यानी कि ध्रुवीयता में चेंज होना चाहिए। तो अभी मैंने बताया था किसी मॉलिक्यूल में यह जरूरी नहीं है कि डायपोल मोमेंट पहले से हो, नहीं। IR में ये जरूरी नहीं है कि डायपोल मोमेंट पहले से हो, नहीं। IR में ये जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स जब IR को एब्जॉर्ब करे, केवल तब उसमें वाइब्रेशन हो जाए, और उस वाइब्रेशन के कारण जो आपका डायपोल मोमेंट है मॉलिक्यूल का वो चेंज हो जाए। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। पहले से हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब IR एब्जॉर्ब कर ले, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, तब उसमें वाइब्रेशन आना चाहिए। ओके, वाइब्रेशन के कारण डायपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए। सो बी इज द क्लियर आंसर। कौन सा हो जाएगा? बी, दैट देयर मस्ट बी अ चेंज इन द डायपोल मोमेंट ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, कंपन के दौरान द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना चाहिए। परमानेंट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? दिस इज द सिलेक्शन रूल फॉर द IR एक्टिव ऑफ अ मॉलिक्यूल। ओके, और इनएक्टिव के लिए डायपोल मोमेंट में चेंज होना ही नहीं चाहिए, बस। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। ब्यूटेन एल्डिहाइड के IR स्पेक्ट्रम में कौन सा बंधन शिखर बॉन्ड पीक प्रकट होता है? फ्रेंड देखो, मैंने ना ग्राफ के थ्रू आपको सारे के सारे स्पेक्ट्रम समझाए थे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए थे। तो कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बिल्कुल डायरेक्टली मैसेज किया कि सर थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन इंक्लूड कर देना, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल इंक्लूड करने चाहिए भाई। IR स्पेक्ट्रम है, पहली बार तो नेट पे किसी ने समझा नहीं रखा था, फिर मैंने जब समझा दिया तो बीच में छोड़ने का तो मेरा भी इरादा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें आधी पता लगे कुछ ना पता लगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो अब 3-4 क्वेश्चन आएंगे ये आपके इस IR स्पेक्ट्रम का जो पीक होता है कि किस स्टेज पे कैसे पहचान होगी मॉलिक्यूल्स की, ये 3-4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर इस कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ब्यूटेन एल्डिहाइड। ब्यूटेन एल्डिहाइड दैट इज ब्यूटेनल, ब्यूटेनल होता है, ठीक है, और इसमें कौन सा बंधन शिखर प्रकट होता है ये हमें बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक कंसेप्ट समझ के जाना, उस कंसेप्ट के बेस पे आप कोई मॉलिक्यूल अगर आपको दिख गया ना, आप उसका एकदम बता दोगे कौन सा पीक होगा कौन सा नहीं होगा, कि कौन सा स्ट्रेच दिखाएगा कौन सा स्ट्रेच नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट ये है, पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। ब्यूटेनल का सबसे पहले तो आपको केमिकल फॉर्मूला जो होता है, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर, वो पता होना चाहिए। तो ब्यूटेनल है तो हमें पता है इसमें क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CHO, ये है। ठीक, अब इसमें दूसरी चीज डिफाइन करो कि फंक्शनल ग्रुप आपका ये है, बस इसको पकड़ लो। इसके अलावा पीछे की एल्किल सीरीज क्या है उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल फंक्शनल ग्रुप से लेना देना है। फिर इस फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर को खंगालो। इसमें फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर CHO का कुछ ऐसे बना होता है जिसमें C के साथ डबल बॉन्ड है, C के साथ एक H है। ठीक है, C के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है और C के साथ H है। ओके, ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि IR स्पेक्ट्रम में अगर ब्यूटेन एल्डिहाइड है तो कौन सा पीक सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होगा, सबसे ज्यादा ऑब्जर्व कौन सा पीक होगा ये हमें बताना है। तो देखो इसमें 2 पीक आएंगे, एक तो होगा CO का और एक होगा CH का। CH क्यों होगा, क्योंकि C के साथ डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप में H है इसलिए भी होगा, और C डबल बॉन्ड होगा ये। लेकिन फ्रेंड्स जो CH है वो एल्केन वगैरह के लिए भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप भी है। तो इससे अभी मैंने क्या कहा था, केवल फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान दो। तो इसमें जो CH आएगा वो एल्केन का वही तो शो करेगा, एल्किल ग्रुप भी इसके साथ में अटैच है तो हो सकता है इसके लिए भी शो करे। तो करेक्टरिस्टिक्स कौन सी होगी, दैट इज CO, इट विल बी अ करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इस केस में ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है, दैट इज CO स्ट्रेच।
ठीक है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर कि जो CO स्टेट ये शो करेगा 1730 पर करेगा। ठीक है, सो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करता हूं कि सर एक बात तो बताओ, ये CH वाला भी तो है, अगर मैं CH वाला लगा के आ जाता तो क्या मेरा गलत होता? बिल्कुल गलत होता। अब मेरी बात सुनो, इसमें CH स्ट्रेस तो CH3 के कारण भी आ सकता है, CH2 के कारण भी आ सकता है, इस वाले CH2 के कारण भी आ सकता है, तो C डबल बॉन्ड O का मेन लेना पड़ेगा ना, समझो, C डबल बॉन्ड O का मेन लेना पड़ेगा ना, जो केवल खास इसी के कारण आ रहा है, बाकी सीरीज के कारण नहीं आ रहा। एक बात क्लियर हो गई? हो गई, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर समझो, अगर मैं कहूं एक तो कीटोन आया होता, ठीक है, और एक ही एल्डिहाइड आया होता CHO, अब दोनों में डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड और दोनों में है, तब कौन सा लेते? तब कौन सा लेते पहचान करने के लिए? तब हम ये वाला लेते, तब हम CH वाला लेते। तब हम CH वाला क्यों लेते? ये कंपैरिजन के लिए है, कंपैरिजन के लिए, क्योंकि कीटोन तो इसे शो ही ना करता, कंपैरिजन बिटवीन एल्डी एंड कीटो, ठीक है, क्योंकि कीटो तो इसे शो कर ही नहीं पाता, इसके फंक्शनल ग्रुप में ये है ही नहीं CH स्टेच, तो इसको शो नहीं करता। समझ गए? क्लियर? तो इसलिए ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स हो जाता। समझ गए? ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कब हमें कौन सा लेना है, और अभी और क्वेश्चन आएंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो CO स्टेच इज द मेन करेक्टरिस्टिक स्टेट फॉर द कार्बोनिल कंपाउंड, और ये चौड़ा भी होता है, ब्रॉड पीक होती है, और 1730 पे होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। एक IR स्पेक्ट्रम में लगभग 3350 सेंटीमीटर पर एक बहुत चौड़ा पीक और 1100 सेंटीमीटर पर एक CO स्ट्रेच पीक दिखाई देता है, यह यौगिक कौन सा हो सकता है? देखो फ्रेंड्स, 3350 सेंटीमीटर का एक तो वो बोल रहा है ये दिखता है, और एक 1100 सेंटीमीटर पर 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक CO स्ट्रेच दिखाई देता है। यहाँ ये मैं बता दूं, ये C और O सिंगल बॉन्ड है, ये दिखाई देता है, ठीक है। तो ये यौगिक कौन सा हो सकता है? ठीक, बात करते हैं एल्केन। तो एल्केन में मेरी बात सुनो फ्रेंड्स, ये जो 3350 आया है ये रिप्रेजेंट करता है OH स्ट्रेच को। एक तो ये आप ध्यान रखना, इनको लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। 3350 किसको रिप्रेजेंट करता है? OH को, ठीक है। 1100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C और O को, सिंगल बॉन्ड वाले को, ठीक। तो क्या ये एल्केन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एल्केन के लिए CH स्ट्रेच होना चाहिए था, तो ये नहीं हो सकता। ईथर की बात करता हूं, ईथर में C और O बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद भी C होता है, तो ये OH वाला प्रेजेंट नहीं करना चाहिए था, तो ये भी नहीं होता, क्योंकि उसने कहा ना 3350 पे भी दिख रहा है, ठीक है। समझ गए ना भाई? ईथर जो है मेरा, उसमें COC टाइप का बॉन्ड होता है, तो ये CO दिखाना चाहिए था ना, केवल OH नहीं दिखाना चाहिए था, जबकि जो उसने दिया है उसमें कहा है कि OH भी दिखा रहा है, तो ईथर तो नहीं हो सकता। बात करते हो एल्कोहल की, तो एल्कोहल में क्या होता है? CO भी होता है और OH भी होता है, दोनों स्ट्रेच हैं, ये भी और ये भी। तो CO वाला दैट इज 1100 वाला भी दिखाएगा, और OH दैट इज 3350 वाला भी ये दिखाएगा। सो मॉलिक्यूल इज एल्कोहल। मॉलिक्यूल कौन सा हो गया? एल्कोहल हो गया, ठीक है। कीटोन नहीं दिखाएगा, क्योंकि कीटोन के लिए CO वाला होना चाहिए, दैट इज 1700 रेंज में होना चाहिए। समझ गए? तो कीटोन नहीं हो सकता। ओके, आई होप कि अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, हुआ है ना थोड़ा सा क्लियर, कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर जो स्टेच है वो देखना है कि वो पीक दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, उसका स्पेक्ट्रम दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। तो इससे हमें आइडेंटिफाई करना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। एक यौगिक X के IR स्पेक्ट्रम में 1715 सेंटीमीटर पर एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पीक दिखाई देती है। अब देखो 1715 है, अगर याद हो गया हो तो अब तक मुझे बता दो ये क्या चीज है? दैट इज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, है ना, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं 3200 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पर कोई पीक नहीं दिखती, यानी कि 3200 से लेके 3600 सेंटीमीटर इनवर्स जो है ये अब्सेंस है, इस पर कोई हमारा कोई मतलब पीक नहीं आया, कोई भी उसमें उठा नहीं आया, मतलब जो हमारा मतलब एक तरह से पीक आती है यानी एब्जॉर्प्शन आता है वो नहीं आया, ठीक है। चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं एक्स क्या हो सकता है? एक्स बताओ क्या हो सकता है? इट इज प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, क्या ये प्रोपेनॉल हो सकता है? दैट इज प्रोपेन 1 ओल हो सकता है। अब मुझे बताना जरा प्रोपेनॉल में क्या होता है, जल्दी से बताओ प्रोपेनॉल में क्या होता है? प्रोपेनॉल में OH होता है? नहीं होता। प्रोपेनॉल में ओल है,
एल्कोहल है, OH ग्रुप होगा, और OH ग्रुप होगा तो 3300 वाली सेंटीमीटर इनवर्स वाली पीक आनी चाहिए थी, और वो एक एरस में तो आती नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता, प्रोपेनॉल तो नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड बात करता हूं प्रोपेनोइक एसिड की। प्रोपेनोइक एसिड, मुझे प्रोपेनोइक एसिड में ग्रुप बताना, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, COH होता है, और COH का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें C डबल बॉन्ड O वाली तो आएगी, OH वाली भी आएगी, ये भी आएगी, 3300 वाली भी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी बताओ, 3200 3600 3300 वाली आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, दोनों आएंगी, क्योंकि भाई OH भी है CO भी है। लेकिन उसमें कह रहा कि नहीं आती, तो फिर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा ना ये एब्सेंस है, तो ये भी नहीं हो सकता। बात करते हैं थर्ड प्रोपेनॉन की। थर्ड मेरा है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन में क्या है, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इसमें तो इसमें 1750 वाली CO वाली तो आएगी, साथ साथ 1750 वाली या 1700 की रेंज वाली सेंटीमीटर इनवर्स वाली ये तो आएगी इसमें प्रोपेनॉन में, लेकिन बाकी कोई सी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कोई और सा है ही नहीं फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, तो कौन सा हो गया मेरा, C, दैट इज 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें ही 3200 3600 वाली आएगी नहीं, क्योंकि OH है नहीं। ठीक है, और डाईइथाइल ईथर की बात करता हूँ, ये भी सुनते जाओ। डाईइथाइल ईथर में क्या होता है कि भाई दोनों साइड जो है CO CO बॉन्ड है, C2H5 O C2H5, यही तो होता है डाईइथाइल ईथर। तो CO है और CO है, यहाँ पर कोई भी स्पेक्ट्रम ऐसा दिया ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, समझ गए, दैट इज 3 इज द करेक्ट आंसर, प्रोपेनॉन होगा। ठीक, तो फ्रेंड जो दिया है और जो नहीं दिया उसके बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। आप प्रोपेनॉल एक एल्डिहाइड और प्रोपेनॉल एक कीटोन के बीच अंतर करने के लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग कैसे करेंगे। फ्रेंड देखो, एल्डिहाइड की बात करता हूँ, CHO होता है, दैट इज C डबल बॉन्ड O भी है और C के साथ H भी है। प्रोपेनॉन की बात करता हूँ, सिर्फ CO होता है। तो अगर सिर्फ CO है, ठीक है, ये तो दोनों में है, तो CO तो दोनों दिखाएंगे, ठीक है, और CH केवल एल्डिहाइड दिखाएगा, इतनी सी पहचान है इनकी। CO दोनों दिखाएंगे, ठीक है, और CH सिर्फ एल्डिहाइड दिखाएगा इन दोनों में से। यही तो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। ठीक है, अब बता दो कौन सा है। ये कहना है केवल प्रोपेनॉन 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर CO स्ट्रेस दिखाएगा, गलत। प्रोपेनॉन भी दिखाएगा, एल्डिहाइड भी दिखाएगा, क्योंकि दोनों में CO है। केवल प्रोपेनॉल 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर OH दिखाएगा, गलत, कोई सा भी नहीं दिखाने का, क्योंकि OH बॉन्ड दोनों में ही नहीं है। समझ गए, 3300 पे OH स्ट्रेच, अरे OH तो दोनों में ही नहीं बनना, OH बॉन्ड है ही नहीं, तो दोनों ही नहीं दिखाएंगे, बात ही खत्म हो गई। केवल प्रोपेनॉल 2720 सेंटीमीटर पर एक विशिष्ट CH स्ट्रेच दैट इज एल्डिहाइड स्ट्रेच दिखाएगा, बिल्कुल सही बात है, एल्डिहाइड ही दिखाएगा, एल्डिहाइड CH स्ट्रेच दिखाएगा 2720 सेंटीमीटर इनवर्स पर। इसकी एक्चुअली जो होती है वो 2600 कुछ से लेके 2800 कुछ तक की होती है, तो इसके बीच में दिखा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो दिखाएगा। अब बात करते हैं केवल प्रोपेनॉल 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पर CH दिखाएगा, नहीं दिखा सकता, प्रोपेनॉल में तो CH बॉन्ड होता ही नहीं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा करेक्ट हो गया, 3 इज द करेक्ट। और मैंने बताया था CH जो होता है स्पेशल 2720 पे 2720 पे 2700 की रेंज में जो CH स्ट्रेच होता है वो केवल एल्डिहाइड का स्पेसिफिक है, एल्डिहाइड का स्पेसिफिक है। इससे कम और ज्यादा वाले केवल एल्केन वगैरह के लिए होते हैं। और एल्केन का भी जो होता है ना फ्रेंड, CH स्ट्रेच में एक और बार बता दूं, इसका जो होता है 2900 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज का होता है CH एल्केन वालों के लिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 2720 की रेंज का जो CH स्ट्रेच आता है वो केवल एल्डिहाइड का आता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 से पहले हाँ एक चीज ये मेरे माइंड में आई है, तो मैं आपको समझा देता हूँ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड के स्पेक्ट्रा क्या क्या होंगे, खुद से सोचना और बताना। ठीक है, चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप होता है COH। तो COH का स्ट्रक्चर क्या है कि C डबल बॉन्ड O है, एक ऑक्सीजन है, उसके साथ H है, पीछे पूरी एल्किल सीरीज है। ठीक, तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, इतना इतना हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसमें मुझे बता दो कौन कौन से स्ट्रेच आपको शो होंगे। तो इसके जो स्ट्रेच शो होंगे फ्रेंड्स लिख लेना, क्योंकि ये चीजें ना कहीं आज शायद आपको किसी बुक में लिखी मिले, मैं तो रिसर्च करके निकाली है, मैं तो अपने आप से ढूंढता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको बता सकता हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल सब बता रहा हूँ। तो इसमें कौन कौन से स्ट्रेच होंगे आज खुद सीख लो, आप एकदम बताओ। CO स्ट्रेच भी शो करेगा, ठीक है, C और O स्ट्रेच भी शो करेगा, और CO एंड H स्ट्रेच भी शो करेगा, ये तीनों शो करेगा।
सी और ओ, दैट इज ये जो कीटोन वाला होता है, कार्बोनिल स्ट्रेच होता है 1700 सेंटीमीटर की रेंज का होता है। तो एक तो ये वाला शो करेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला शो करेगा, ठीक है। दूसरी बात करता हूं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की, ये सिंगल बॉन्ड वाले की, ठीक है, ये वाले की, बी वाले की, दिस इज द बी, ये हमारा ए और ये हमारा सी, ठीक है। तो ये जो बी वाला है कार्बन और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड वाला, इसकी जो स्ट्रेच होती है वो 1100 सेंटीमीटर इनवर्स की होती है, ठीक है। तो ये क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट है तो ये वाला शो करेगा, 1100 पे भी एक पीक आएगी। और OH, OH की कितनी होती है, मैक्सिमम वाली होती है, दैट इज 3200 से लेके 3600 के बीच की, लगभग 3300 मेन होता है इसमें, ठीक है। तो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर ये वाला शो करेगा, समझ गए। तो एक फंक्शनल ग्रुप में कौन से स्ट्रेच होंगे या कौन से नहीं होंगे वो आप इस चीज से देख सकते हैं, ओके। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये CH स्ट्रेच 2720 सेंटीमीटर इनवर्स या 2925 सेंटीमीटर इनवर्स शो करेगा, इसका आपको कमेंट करना है नीचे, कमेंट यस और नो। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो मैं ये कह देता हूं पिछले जो 4-5 क्वेश्चन मैंने कराए आपको वो समझ में आ गए, ठीक है। चलो जब वो समझ में आ गए कमेंट कर देना, ठीक है। आपको इसी से मैं क्लियर हो जाऊंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, कि क्या ये CH स्ट्रेच शो करेगा या नहीं, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन 38 पर। 38 फ्रेंड क्वेश्चन जो है ये वुडवर्ड फिजर लॉ से है, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया है तो क्वेश्चन कराने की भी जिम्मेदारी मेरी है। फिर वुडवर्ड फिजर लॉ कुछ अलग से भी इसमें एक दो कंपाउंड मैं आपको बता दूंगा। ये कहना है वैल्यू ऑफ द लैम्डा मैक्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, जनरली लैम्डा मैक्स की वैल्यू पूछने के लिए आती है, तो बहुत इजी था। वुडवर्ड फिजर लॉ मैंने बताया था। सबसे पहले इसमें एक काम करो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम देख लो 1,3 ब्यूटाडाइन का, तो हमें मिल गया 1,3 ब्यूटाडाइन का कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। क्योंकि कोई रिंग नहीं है इसलिए 1,3 ब्यूटाडाइन का कॉन्जुगेटेड सिस्टम 217 नैनोमीटर इसकी बेस वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इस सिस्टम में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जितने भी हमारे एल्किल ग्रुप हैं, जितने भी साइड के डंडे सब काउंट कर लो, जितने भी डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच हैं, फिर बता रहा हूँ डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच। तो अगर मैं देखूँ तो पहले वाला 1, दूसरे वाला 2, तीसरे वाला 3, क्योंकि यहाँ तक डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड का कार्बन ये है तो इससे अटैच है। तो एल्किल ग्रुप कितने होगा इसमें, एल्किल ग्रुप कितने हो गए, 3 हो गए। 3 एल्किल ग्रुप के लिए 5 की मल्टीप्लाई कर लो 15 हो गया। तो टोटल कितना हो गया हमारा इसका लैम्डा मैक्स वैल्यू, बताओ कितने होगी। 217 तो 1 और 15 एक जोड़ दो, दैट इज 232 नैनोमीटर, 232 नैनोमीटर का लैम्डा मैक्स वैल्यू ये एब्जॉर्ब करेगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। बस इतनी सी बात थी, क्लियर। चलो इससे अगला देखो, इससे अगला मजेदार है। 39 वैल्यू फॉर द लैम्डा मैक्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसमें बताना जरा आपको, क्या इसमें कोई सिस्टम दिख रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बिल्कुल दिख रहा है ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा है। अब आपको कि सर इसमें तो ऑक्सीजन आ रहा है, अरे आने दो, ऑक्सीजन के कारण क्या होगा, हल्की सी जो वैल्यू कम हो जाएगी, बेस वैल्यू इसकी, ब्यूटाडाइन सिस्टम है इसमें, ब्यूटाडाइन सिस्टम है, लेकिन जो इसकी बेस वैल्यू होगी वो 215 नैनोमीटर ली जाएगी। ये मुझसे बहुत लोगों ने पूछा भी था कि सर 215 कब लेनी है, 217 कब लेनी है। जनरली हमारे इस तरह के होता है जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसमें थोड़ी सी कम हो जाती है, ये 215 नैनोमीटर हो जाती है, ओके। तो ये 215 नैनोमीटर और होने का रीजन भी है, 215 नैनोमीटर होने का रीजन ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है, ठीक है, और वो पाई तक जाते हैं, इसमें कम एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक, इसके कारण। तो चलो ये क्लियर हो गया, तो 215 नैनोमीटर हो गई, ठीक है। अब इसमें और क्या कुछ खास है, और कुछ खास है सर, आप कहोगे सर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से एक तो ये वाला लग रहा है, एक ये वाला लग रहा है, एक ये वाला लग रहा है और एक ये वाला। अब फ्रेंड ध्यान दो, ये वाला जो हमारा है ये मेरा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ठीक है, और ये मेरा मेन है, ये मेरा मेन है बॉन्ड, ठीक है, ये मेरा मेन बॉन्ड है, ओके। अब इस मेन बॉन्ड के इस वाले कार्बन को मैं कहूंगा अल्फा कार्बन और इस वाले कार्बन को मैं कहूंगा बीटा कार्बन, ठीक है फ्रेंड्स। और अब इस वाले में जिसमें इस तरह का फंक्शनल ग्रुप वाला आ जाए, ऑक्सीजन वाला आ जाए, इसमें अल्फा कार्बन के एल्किल ग्रुप की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 और बीटा वाले एल्किल ग्रुप की अगर कोई वैल्यू है वो होती है 12। ये याद कर लेना, पॉइंट टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है ये, पॉइंट टू
रिमेंबर है, ये याद कर लेना, इससे पहले नहीं आए कहीं। तो बेस वैल्यू 215 लेनी है, अल्फा वाले पे अगर एल्किल ग्रुप होगा 10 लेनी है, बीटा वाले पे एल्किल ग्रुप है तो 12 लेनी है। तो मुझे बताओ जरा, ये फंक्शनल ग्रुप वाला तो छोड़ दो, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप को छोड़ दो, ये वाला काउंट नहीं होगा। सो हम ये मानेंगे कि ये वाला जो है वो अल्फा एल्किल है, और ये वाले जो दो हैं वो बीटा एल्किन है, एक ये और एक ये, बीटा 1 बीटा 2, दो एल्किल बीटा के हैं। तो बेस वैल्यू कितनी हुई 215, अल्फा एल्किल कितने हुए, एक है, दैट इज 1 गुना 10 बराबर 10। बीटा एल्किल कितने हैं, बीटा एल्किल हैं 2, दैट इज 2 गुना 12 की मल्टीप्लाई होगी, दैट इज 2 इंटू 12 24। ठीक है, और इन सबको जोड़ दो, 215 10 225 और 24 कितना हो गया 249 नैनोमीटर। सो इट विल बी द लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर दिस कंपाउंड, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्पेशल मतलब एक कंपाउंड था जो मैंने आपको बता दिया, मुझे कहीं से मिला था, पेपर में आया था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से बता दिया। तो ये कुछ खास है, लिख लेना अपने पास। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, वैल्यू फॉर द लैम्डा मैक्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड के लैम्डा मैक्स की वैल्यू बताओ। कंपाउंड में हमें ये दिख रहा है कि एक तो ये होमो एन्युलर रिंग है। ठीक है, होमो एन्युलर कौन सी होती है, समवलयाकार, जिसमें समवलयाकार रिंग है, समवलयाकार साइक्लिक कंपाउंड है, समवलयाकार साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब समवलयाकार रिंग है तो इसके लिए जो बेस वैल्यू होती है कितनी होती है बताओ। इसके लिए जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 253 नैनोमीटर की बेस वैल्यू। ओके, अब बाकी क्या, एक तो इसमें देखने होते हैं रिंग रेजिड्यू और साथ में एल्किल भी देखने होते हैं। रिंग रेजिड्यू और एल्किल सबकी वैल्यू 5 है, तो सारे एक साथ देख लो। ठीक है, रिंग रेजिड्यू कैसे देखते हैं समझाता हूँ। रिंग रेजिड्यू देखने का मतलब ये है कि ये जो डबल बॉन्ड खत्म हुआ उससे आगे एक सिंगल बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड खत्म हुआ उससे आगे एक सिंगल बॉन्ड, बस अगला ही जस्ट नेक्स्ट वाला। तो दो तो रिंग रेजिड्यू हो गए, और एक ये ऊपर देखो ये एल्किल ग्रुप जुड़ा है डबल बॉन्ड से, तो एक एल्किल ग्रुप हो गया, 3 हो गए। अब आप कहोगे सर ये भी तो जुड़ रहा, अरे भैया ये डबल बॉन्ड से थोड़ी जुड़ रहा है, तो नेक्स्ट वाले से। सो इट विल नॉट कंसीडर, ये हम कंसीडर नहीं करते हैं, ये कंसीडर नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसको छोड़ दो क्योंकि ये किसी डबल बॉन्ड से नहीं है, रिंग को आगे नहीं बढ़ा रहा है, कॉन्जुगेशन को आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो ये कंसिडर नहीं होगा। अगर ये डबल बॉन्ड से जुड़ के ऐसे वाला कंपाउंड होता तब ये कंसिडर होता, तब इसके 30 नंबर जुड़ते क्योंकि डबल बॉन्ड को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि एल्किल यहाँ से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नहीं जुड़ा, उससे अगले कार्बन से जुड़ा है, तो इट विल नॉट कंसिडर। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं, रिंग रेजिड्यू और एल्किल कुल मिला के हुए 3, तो 3 गुना कर दो 5, दैट इज 15 की इसमें एडिशन कर दो, तो 253 प्लस 15 दैट इज 268 नैनोमीटर की एब्जॉर्प्शन ये दिखाएगा। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी 268 नैनोमीटर, डी इज द करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स इसी के साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी के 40 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो 2 आई हैं, एक एक में 20-20 क्वेश्चन। और आई होप कि अब कोई टॉपिक शायद स्पेक्ट्रोस्कोपी का छुड़ाओ, ग्राफ करा दिया, यूवी समझा दिया, लैम्डा मैक्स निकालने समझा दिए। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें भी कुछ क्वेश्चन थे, उससे पहले जब मैंने टॉपिक समझाया था तब भी मैंने क्वेश्चन थे। तो बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब चीज़ें, बस अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, कमेंट करते रहिए और फीडबैक अपना जेन्युइन जो फीडबैक है वो देते रहिए, ताकि मैं और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, आपके लिए इम्प्रूव कंटेंट ला सकूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगी हमारे पॉलीमर के प्रैक्टिस क्वेश्चन की, और मैं मिलूंगा उसी में। बाय।